ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग अपना चैप्टर एवोल्यूशन जो है बहुत ही मस्त तरीके से कंटिन्यू करते हैं। क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। तो अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ बच्चे कि जब ये बिग बैंग हुआ था तब कैसी कंडीशंस थी, कैसा माहौल था। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो आपको ये समझनी है कि जब बिग बैंग हुआ था एट दैट टाइम टेम्परेचर वॉज वेरी हाई। लिखिए लिखिए लिखिए, कितना है मैम, कितना है? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 200, कितना बेटा? इससे भी बहुत ज्यादा। मैम कितना? 700 to 800 डिग्री सेल्सियस। ओ you can also take it up to 900 degrees Celsius. You can also take it up to 900 degrees Celsius. 700 to 900 also you can see. Alright. Now, next thing that you need to understand is that कि उस टाइम पर हमारे पास में क्या क्या हो रहा था। तो बच्चे उस टाइम पर ना आपको ये बात समझनी है कि वोल्केनिक इरप्शंस बहुत हो रही थी। अब यहाँ पे एक बात पे गौर करना, जो बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा है ना उसके मन में एक सवाल आ सकता है। मैम क्या सवाल आ सकता है? हमारे मन में भी एक सवाल है, क्या वो उस सवाल से मैच कर रहा है? सुनिए, सवाल ये आ सकता है कि सॉलिड में से वोल्केनोस हमने होते हुए देखे हैं, मतलब इंटरनेट पे वीडियोस में भी हैव सीन the volcanic eruptions taking place out of the solid and liquid lava coming up। बट आपने भी बोला कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, इतना हाई था कि जो हमारे अर्थ के जो थे, अर्थ भी इट वाज जस्ट अ क्लाउड ऑफ गैस। अर्थ जो थी वो एक गैस का क्लाउड थी। अर्थ भी जो थी वो क्या थी? इट वाज अ क्लाउड ऑफ गैस। वो भी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में नहीं थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वोल्केनिक इरप्शंस हुई थी? किस फॉर्म में हुई थी वोल्केनिक इरप्शंस? लावा निकला था। लावा तो लिक्विड में होता है, तो कैसे बेटा वोल्केनिक इरप्शंस जो थी वो गैसेस की फॉर्म में हो रही थी? मतलब कि उन जो गैस के जो क्लाउड्स थे उनमें से बहुत गरम गरम गैसेस निकल रही थी, बहुत ज्यादा गरम। जितना लावा गरम होता है ना, बस वो लावा जो है ना वो गैसेस फॉर्म में निकल रहा था, ऐसे समझो। बिजली कड़क रही थी, लाइटनिंग हो रही थी आसमान में। अब यहाँ पे बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो ढंग से पढ़ रहे हैं कि मैम बादल होते हैं तब लाइटनिंग होती है, बादल कैसे बने? मैंने पूछा कैसे, क्या मतलब? तो बच्चा क्या बोलता है? एक सेकेंड बच्चे। ओके ग्रेट। आई थॉट द रिकॉर्डिंग वाज एन हैपनिंग, I had to check the recording. Okay, no problem. हाँ, तो बच्चा बोलता है कैसे? बेटा देखो, अर्थ पे टेम्परेचर हाई था, जो कंडेंसेशन होती है। मैम क्लाउड्स कैसे बने? कंडेंसेशन से बने बेटा। मैम कंडेंसेशन कैसे हुई? कंडेंसेशन तो होता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई था, आपने गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया? अच्छा, दिमाग चला रहा है बच्चा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है बेटा। अर्थ के ऊपर टेम्परेचर हाई था, अर्थ के थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएंगे वहाँ टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं था, तो गैसेस जब इवेपोरेट करती थी तो वहाँ पर कॉन्डेंसेशन हो जाती थी एंड बादल बन जाते थे, एंड बादल के बनने की वजह से लाइटनिंग भी हो जाती थी। हमने बोला मैम बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। किसी को नहीं आया दोबारा रिपीट मार के देखो, नहीं तो नीचे कमेंट करना, मैं बता दूंगी दोबारा से अगले सेशन में। अच्छा मैम और क्या हो रहा था? बेटा यूवी रेज आ रही थी। मैम यूवी रेज? ओजोन नहीं थी क्या? बेटा ओजोन नहीं थी, ओजोन आई थी जब ऑक्सीजन आई थी। जब ऑक्सीजन होता है, ओजोन कैसे बनी थी? दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलते थे, ऑक्सीजन के साथ ही जुड़ते थे और ओजोन बन जाती थी। इस तरह से ओजोन बनी है। तो उस टाइम पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही नहीं थी फ्री फॉर्म में। ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं थी तो 2 मिनट वेट करिए, वो कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। बट इतनी बात समझिए कि उस टाइम पर टेम्परेचर बहुत हाई था, वोल्केनिक इरप्शंस हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, बादल गरज रहे थे, यूवी रेज थी, एंड इन सब चीजों से एनर्जी थी। दे वर ऑल द सोर्स ऑफ एनर्जी। इन सब चीजों से हमें क्या मिल रही थी स्टूडेंट्स? एनर्जी मिल रही थी। क्या मिल रही थी?
एनर्जी मिल रही थी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली उस टाइम पे एनर्जी के सोर्सेस थे। समझ आया जी? ओके जी, ओके जी। अब देखो, अब फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब आया था? सबसे पहले हमें लाइफ की मौजूदगी का कब पता चल रहा है? ऐसा थ्रू द फॉसिल्स वगैरह हमने थोड़ा गेस मारा है, रियल में तो किसी ने नहीं देखा। तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ कब आया था? 4 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन ईयर्स अगो। एंड अगर आपको याद होगा कि यूनिवर्स कब बना था? 20 बिलियन ईयर्स अगो। एंड लाइफ का साइन फर्स्ट कब आया था? 4 बिलियन ईयर्स अगो। एंड ये जो लाइफ थी, ये सेल्यूलर नहीं थी, ये नॉन सेल्यूलर थी। नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। मैम इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि लाइफ तो थी बट सेल्यूलर नहीं थी। इसका क्या मतलब है? हमने तो वही बात बोल दी, बट एक्चुअली ना आरएनए और प्रोटीन्स आ गए थे इस पॉइंट तक। आरएनए और प्रोटीन्स आ गए थे 4 बिलियन ईयर्स अगो। आरएनए और प्रोटीन्स जो है ये आपस में मिले तो थे बट वो सेल नहीं होता। देखो, अगर हम वायरस की बात करते हैं, वायरस में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन ही तो होता है। तो क्या वो सेल होता है? हम तो उसको सेल में कंसिडर ही नहीं करते हैं ना। वायरस के पास सेल कहाँ होता है? डीएनए होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है सेल होने के लिए कि भाई तुम्हारे पास में डीएनए है। वायरस मेरे सामने बैठा है, हेलो वायरस, यू आर अ सेल? वायरस सेज आई डोंट नो, यू टेल मी। एंड आई सेड डू यू हैव डीएनए? ही सेज नो। आई सेड मेन कंपोनेंट फॉर हैविंग इट इज बीइंग अ डीएनए, हैविंग अ डीएनए। यू डोंट हैव डीएनए। एंड उस डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। यू हैव जस्ट आरएनए और अ प्रोटीन। आरएनए मतलब वी डोंट कॉल इट एज सेल। एंड मोरओवर एक और जस्टिफिकेशन भी है कि प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन वगैरह कुछ नहीं था, ऐसे बस आरएनए प्रोटीन इकट्ठे हो गए थे, तो उसकी हो गई थी इनकी आपस में। ये बात कब हुई होगी? मे बी रियल तो हमें भी नहीं पता ना। देखो बेटा, हम तो बड़ा देख के आए हैं 4 बिलियन ईयर्स अगो। ये बात है 4 बिलियन ईयर्स पहले की कि आरएनए और प्रोटीन्स हमें मिल गए थे। तो हमें ये अंदाजा लगता है कि सेल तो नहीं बना था बट एक लाइफ का इंडिकेशन आ गया था कि लाइफ ऑरिजिनेट होने वाली है, क्योंकि एक ऐसी चीज बन गई थी जो कि हमारे सेल्स में पाई जाती है। बट अभी वो चीज सेल में नहीं थी बट वो चीज थी। ठीक है, वो चीज थी। जैसे कि आप ऐसा सोचते हो कि एक दिन मैं ये बड़ी गाड़ी लूंगा, है ना, एक दिन मैं ये बड़ी गाड़ी लूंगा और ये बड़ी गाड़ी जो है मेरे घर के बाहर खड़ी रहेगी। खड़ी तो नहीं हुई ना, बट हमें एक साइन मिल गया कि भाई ये बंदा कुछ बहुत बड़ा करेगा क्योंकि ये इतनी ऊंची सोच रख रहा है ना, कि मुझे ये बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। या आप ऐसे सोचोगे कि मुझे बड़े होकर ये बनना है, तो वो आपने एक आपको साइन मिल गया है। वैसे ही ये था, सेल बना नहीं था बट सेल बनने वाला था, उसका साइन हमें मिल गया 4 बिलियन ईयर्स अगो। कैसे मिला? क्योंकि आरएनए और प्रोटीन्स मिल गए थे। मतलब ये किसी ने देखे नहीं थे बट थ्रू द फॉसिल्स एंड एवरीथिंग, वो जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है उसके थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई कर डाला कि यार आरएनए प्रोटीन्स मिले थे 4 बिलियन ईयर्स अगो मिले थे। जस्ट एन आइडिया, असम्पशंस। डिफरेंट बुक्स में आपको हो सकता है डिफरेंट वैल्यूज मिले बट मोस्ट ऑफ द बुक्स में इवन इन योर एनसीईआरटी इट्स 4 बिलियन ईयर्स अगो। उस टाइम पर हमारे पास में नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आ गया था। मैम लाइफ क्यों बोला? क्योंकि बेटा आरएनए और प्रोटीन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो होते हैं। मैम नॉन सेल्यूलर क्यों बोला? बेटा सेल थोड़ी था ये सेल नहीं था, बस आरएनए और प्रोटीन हमें मिल गए थे। क्लियर हुआ? वो मैंने कहा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है बेटा, बहुत जान लगा के पढ़ाया है। नहीं हुआ तो फिर भी बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, और क्या बताना तुमने। अच्छा ठीक है जी, आगे और टाइमलाइन पढ़ाऊं? आगे चले। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ओह यस, अभी आपने पढ़ाया नॉन सेल्यूलर, तो अब मतलब अब आप पढ़ा रहे हो सेल्यूलर। बिल्कुल बेटा, आपने बहुत सही पकड़ा है। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई थी? बेटा ये ना 1 बिलियन ईयर के बाद आई थी, 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 बिलियन ईयर्स अगो ये आई थी। अच्छा, अब इसमें क्या अलग हुआ था? इसमें मैम क्या अलग हुआ था? बेटा इसमें ना इन आरएनए और प्रोटीन्स के साथ में डीएनए भी रल गया था। अच्छा, 3 दोस्त मैम, बट 3 तिकड़ा काम बिगड़ा, या ऐसा नहीं होता, यहाँ तो प्रोग्रेस होगी 3 के मिलने से। अच्छा, अब इनके आसपास से आरएनए आ गया बीच में, है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड तो नहीं होता ना डीएनए, ऑफ कोर्स नहीं होता। प्रोटीन्स भी थे,
ऐसे बहुत गंदी डायग्राम है ना, क्योंकि बनानी नहीं है। और इसके आसपास एक ऐसा सेल का मेम्ब्रेन सा आ गया, ऐसे थ्योरी भी दी जाती है किसी एक सेल ने, है ना, किसी एक ऑर्गेनिज्म ने किसी प्रोकैरियोट को खा लिया तो उसके अंदर वो सब आ गए, बाहर मेम्ब्रेन बन गया, ऐसी थ्योरी भी दी जाती है। बट अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम यही समझ रहे हैं फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो 3 बिलियन ईयर्स अगो आई थी। इसमें ऐसा क्या था जो इसमें नहीं था बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इसमें डीएनए था, इसमें सेल मेम्ब्रेन बन गया था। बट सेल मेम्ब्रेन का उतना ज्यादा हम नहीं सोचते हैं, हम डीएनए का सोचते हैं। एंड एक सेल बन गया था हमारे पास में, एक सिंगल सेल बना था, ऐसी एक थ्योरी दी जाती है। कैसी थ्योरी? ऐसी थ्योरी दी जाती है, ठीक है। और बट ये सेल जो है इसमें कोई, अच्छा ये मेम्ब्रेन एक प्रॉपर नहीं था, मैंने मेम्ब्रेन बोल दिया, आई एम सो सॉरी, ये एक प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं था, लिपिड बाइलेयर वाला मेम्ब्रेन नहीं बना था। तो इसका क्या मतलब हुआ? मैम आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो? मैम आप जा रहे हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जा रहे हो। बिल्कुल बेटा, आपने बहुत सही पकड़ा है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो यार, है ना। मतलब आपने बोला लिपिड बाइलेयर नहीं थी बट मेम्ब्रेन था, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह मान लो। तो बेसिकली प्रोकैरियोट बन गया था, क्योंकि बेटा एकदम से नहीं प्रोग्रेस होती होती। तुम कोई भी आज हमें कुछ नहीं आता, आज हमें कुछ नहीं आता, कल हमें सब कुछ आता होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। ये तुम अपने आप को फॉल्स बिलीफ में रख रहे हो, अपनी लाइफ को खुद तबाह कर रहे हो। और तबाह से भी बेटर वर्ड ये बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ में खुद स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, है ना। अपनी लाइफ में कभी भी खुद स्ट्रेस नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपसे कुछ गलती होने के कारण आप पहले नहीं पढ़े हैं तो खुद को थोड़ा समा दीजिए और ढंग से पढ़ाई कीजिए। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आप लोग को, है ना जी। हाँ जी, एक्चुअली आई वाज जस्ट चेकिंग इफ एवरीथिंग इज विजिबल टू यू पीपल। या इट्स एब्सोल्युटली विजिबल, या एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है यार तुम्हें? 2 टाइमलाइन बताई मैंने आपको अभी, 4 बिलियन ईयर्स अगो, 3 बिलियन ईयर्स अगो। 4 बिलियन ईयर्स अगो इट वाज नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड 3 बिलियन ईयर्स अगो इट वाज सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है जी, हाँ जी। बट ये जो सेलुलर फॉर्म थी इट वाज अ प्रोकैरियोट, इट वाज अ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। क्या था ये? प्रोकैरियोट्स। दोबारा, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई थी? 3 बिलियन ईयर्स अगो आई थी। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं, नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन ईयर्स अगो। एंड फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल कब बना था। ये टाइमिंग आपको हर जगह डिफरेंट मिलेगी, मैंने काफी सोर्सेस से वेरीफाई करके वैसे मैं दे रही हूँ। बट अगर कुछ भी चेंजेस होंगे मैं आपको अपकमिंग सेशंस में इन्फॉर्म कर दूंगी। फर्स्ट यूकैरियोटिक 2 बिलियन ईयर्स को, तो 4 3 2, 4 3 2 आपको याद रखना है। बिलियन ईयर्स को तो फिर है ही है, ठीक है जी, ओके जी। अभी एक बात सुनिए आप मेरी, उस टाइम पर मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, उस टाइम पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी मतलब उस टाइम पर एनारोबिक कंडीशंस थी। तो उस टाइम पर कैसी कंडीशंस थी? एनारोबिक कंडीशंस। मैम इसका क्या मतलब होता है? बेटा इसका मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। यस मैम, एक सेकेंड, आपको ये बात पता है ना कि नहीं पता है कि हम ऐसे लिखते हैं कि ये वाली गैसेस अवेलेबल थी। मैंने अपनी बुक में पढ़ा है, मेरी मैम ने भी पढ़ाया था, मेरे सर ने भी पढ़ाया था मेरे को। बेटा बिल्कुल पढ़ाया, बिल्कुल सही पढ़ाया। मैम क्या बेटा आप बोल रहे हो कि मैम देखो अमोनिया होता है, वाटर वेपर होता है। मैम ये देखो ऑक्सीजन। मैम see this oxygen, you say no oxygen, see this is oxygen, you say no oxygen but this is oxygen। हमारे सर ने लिखवाया है, हमारी मैम ने लिखवाया है, ऑक्सीजन तो होता है। आप गलत पढ़ा रहे हो, हम तो जा रहे हैं। कुछ गलत नहीं पढ़ाया, ना तुम्हारे टीचर ने ना मैं गलत पढ़ा रही हूँ। मैम कैसे? थोड़ा जस्टिफिकेशन देनी क्या? बेटा मैंने क्या बोला? फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन बोला था, लिखा नहीं था, सॉरी। नो फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल। बट यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री थोड़ी है बेटा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है यार। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? वाटर वेपर है तो इसका मतलब ये थोड़ी फ्री ऑक्सीजन है। फ्री ऑक्सीजन नहीं थी उस टाइम पर, वाटर वेपर था। समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसका क्या मतलब हुआ? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है यार। ऑक्सीडाइजिंग कब होता है? जब ऑक्सीजन होती है। तो फिर ये क्या हुआ? रिड्यूसिंग।
अच्छा, यहाँ बोलने आ रहे थे आप लोग। बिल्कुल बेटा, मैंने और तुम्हें क्या पढ़ाना है। लिखो फटाफट से इसे। Anaerobic condition, no oxygen available. Gases were all of these type only: hydrogen, helium, ammonia, water vapor. Actually हो क्या रहा था उस टाइम पर? जो भी ऑक्सीजन होती थी बनती थी, कैसे बनती थी मैम? बेसिकली होता क्या था उस टाइम पर, जो भी वाटर वेपर्स वगैरह अवेलेबल रहते थे ना, वो वाटर वेपर्स जो है ना, वो यूवी रेज के इन्फ्लुएंस में आपको टूटते तो सही थे, मतलब लाइक उस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, उस टाइम पर जो थी वो नहीं अवेलेबल थी, ओजोन लेयर अवेलेबल नहीं थी। और ओजोन लेयर ना होने का कारण भी यही था कि उस टाइम पे हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं थी। ओके जी, तो वाटर वेपर जब होते थे तो वो यूवी रेस के अंदर टूटते तो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, बट वो ऑक्सीजन जो थी वो उस टाइम पर फ्रीली अवेलेबल नहीं हो पाती थी, वो फटाफट से जाके अमोनिया से या फिर मीथेन से जाके रिएक्ट कर लेती थी, एंड फिर से वाटर या फिर वाटर के साथ में नाइट्रोजन या फिर CH4 के साथ जब रिएक्ट करती थी तो CO2 प्लस वाटर बना देती थी। ये रिएक्शंस मैं आपको भी लिखवाती हूँ, बट आई गिव यू 30 सेकेंड्स, राइट इट डाउन फटाफट से, जल्दी, ऐसे जल्दी। और एक बात और, आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो आप पहले बिग बैंग देखना है, तुम्हें बिग बैंग कहीं से समझ नहीं आया ना, तो आप 99.999999 100% श्योर कि आपको वहां से समझ में आ जाएगी, बट ट्राई मारना तुम लोग, ठीक है? ओके, आई एम गिविंग यू 1 minute now. Okay, it's according to my watch, it's 8:04 and 8:05. Do it. You can also see the previous one. चलो खत्म, समय खत्म कर लिया तुम लोगों ने रिवाइज, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया ना तो बेटा पीछे रह जाओ, 1 मिनट दोबारा करो। ठीक है। अभी हम जाने वाले हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर, एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है हमारा थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चा थ्योरीज। थ्योरीज मैम ये तो हम बहुत खराब लगते हैं बेटा, खराब क्या होता है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है, हम तो ऐसे बोला। चलो ओके स्टार्ट। ओके ओके, पहला तो ना बड़ा खतरनाक तो क्या ही है। सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, एक एक करके सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले थ्योरी होती है बच्चे स्पेशल क्रिएशन की। स्पेशल क्रिएशन में ऐसा माना जाता था कि भगवान जी आए, उन्होंने सारी धरती बना दी, लाइक उन्होंने सारी धरती बना दी, कुछ नहीं एवोल्यूशन हुआ, ये ऐसा मानते थे, ठीक है। और ये थ्योरी किसने दी थी? फादर सॉरस। सॉरस किसने दी थी? फादर सॉरस ने थ्योरी दी थी। आज के टाइम पर भी लोग मानते हैं, जो एवोल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ते हैं उनको अभी भी ऐसे लगता है कि भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, या तो वो सोचते नहीं है, अगर सोचते हैं तो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई भगवान ने दुनिया बनाई है और कौन बना सकता है। और ये थ्योरी जो है हमारे फादर सॉरस जी ने दी थी, मतलब वो राजी हो गए थे इन लोगों की बातों से। राजी से याद आएगा थोड़ा सा, रज सॉरस, तो रज से हमें रहेगा राजी। राजी हो गए थे लोगों की ये बातों से कि धरती किसने बनाई है? भगवान ने, भगवान ने। तो किसने दी थी ये थ्योरी? थ्योरी वाज गिवन बाय द फादर सॉरस। ये नेम बेटा प्लीज माइंड में रखिएगा। तो ऐसा माना जाता था कि लाइफ वॉज मेड बाय गॉड, मेड बाय गॉड। हम इसका एक और नाम से बोल सकते हैं सुपर नेचुरल पावर। यस, सुपर नेचुरल पावर्स। ओह, ऐसा माना जाता था इस थ्योरी में। और ये थ्योरी किसने दी थी? फादर सॉरस ने। एंड ये थ्योरी मानती थी कि धरती को आए को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है,
धरती को आए को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इट्स जस्ट 4000 years ओल्ड। बट ये थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। पहली कारण जो ये रिजेक्ट होने का था कि इन्होंने ये बोलता 4000 पहली साल आई थी, बट हमने जो फॉसिल्स देखे थे वो फॉसिल्स बहुत पुराने थे। हमने बोला कि भाई फॉसिल्स तो इतने पुराने हैं, हमने देखा है, चेक किया है, आप बोल रहे हो 4000, ये तो बिलियंस में जा रहे हैं, 20 बिलियन से भी पुराने हैं हमारे पास में, मतलब 4 तक होंगे ना, कि तब तो साइन आया था लाइफ का। तो मतलब बोल रहे थे बहुत टाइम के फॉसिल्स है हमारे पास, आप तो सिर्फ 4000 साल बोल रहे हो, 4000 ईयर्स बोल रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? 4000 years ओल्ड आप बोल रहे हैं, बट यहाँ पर जो हम फॉसिल्स देख रहे हैं वो तो बहुत पुराने पुराने हैं। फिर उन्होंने बोला कि भाई देखो 100 साल पहले के फॉसिल्स अलग हैं, आज के फॉसिल्स अलग हैं, तो मतलब कुछ तो चेंजेस हुए हैं। अगर भगवान ने ही बनाई थी सब कुछ, तो फिर चेंजेस क्यों आ रहे हैं? भगवान आके रख गए, बस खत्म। ये बोल रहे थे एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है और सारा कुछ भगवान ने बनाया है, तो हमने इनको प्रूफ दिए, और सारे प्रूफ जो है फॉसिल्स की स्टडी से निकल रहे थे। ठीक है, इन्होंने बोला मेड बाय गॉड, पहला पॉइंट। फिर उन्होंने बोला 4000 साल पुरानी है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कोई एवोल्यूशन हुआ ही नहीं। अब ये 2 पॉइंट इन्होंने खराब कर दिए, अपने डिस्कार्ड कर दिए हम लोगों ने। कैसे किए? फॉसिल्स की स्टडी कर कर डिस्कार्डेड बाय स्टडी ऑफ फॉसिल्स। मैम कैसे? जो फॉसिल्स थे वो काफी पुराने भी थे, 4000 ईयर से भी पुराने फॉसिल्स थे, तो उससे क्लियर हो गया कि अर्थ इज older than 4000 years and एवोल्यूशन नहीं हुआ। ये तो पॉसिबल था ही नहीं। क्यों? क्योंकि पुराने फॉसिल्स अलग टाइप के थे, जो नए फॉसिल्स बन रहे थे दे वर एंटायरली ऑफ डिफरेंट काइंड। तो ये बोलना कि एवोल्यूशन नहीं हुआ बिल्कुल खराब बात है। ठीक है, तो हाउ वाज इट डिस्कार्डेड? इट वाज डिस्कार्डेड बाय स्टडिंग द एज ऑफ फॉसिल्स। समझ आया? ऑफ कोर्स आया, आना भी चाहिए यार, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये तो। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन सबसे आसान थ्योरी है ये। इससे आगे बढ़ते हैं, ये और भी आसान है। कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। या फिर बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया का मतलब होता है स्पोर्स। तो इस थ्योरी में ऐसा माना जाता है कि धरती पर किसी और प्लैनेट से कुछ स्पोर्स आ गए थे एंड उन स्पोर्स ने आकर लाइफ शुरू करी। मतलब स्पोर्स से बनता है ना, एक नया चीज बन जाता है, तो कहते हैं स्पोर्स आए थे। पैंसपर्मिया का मतलब यही होता है, उससे पूरी की पूरी धरती बन गई। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था इस थ्योरी में लाइफ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट्स थ्रू स्पोर्स। बट ये थ्योरी भी डिस्कार्ड हो गई थी। क्यों? क्योंकि बेटा इन्होंने ये तो बताया ही नहीं ना कि दूसरे प्लैनेट पर भी लाइफ कैसे है, लाइफ आई कैसे, शुरू कैसे हुई, ये हमारा सवाल है। तो ये थ्योरी भी हो गई डिस्कार्ड, ये थ्योरी भी हो गई डिस्कार्ड। बट इसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्कार्डेड कभी पूछेगा भी नहीं आपसे, और जरूरत भी नहीं है आपको ऐसे स्पेसिफिकली। अपने दिमाग में रखने के लिए रख सकते हो, लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है। कॉस्मोजोइक थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। अच्छा जी, हाँ जी। थर्ड आ जाओ, थर्ड थ्योरी पे आ जाओ यार। थर्ड थ्योरी होती है कैटास्ट्रोफिज्म। जब मैं 10th क्लास में थी ना, तो हमें एक वो स्टोरी, 9th में भी थी, हमारी सेम ही बुक थी ICSE में, आई वाज स्टडिंग। तो उसमें इट वाज सम स्टोरी, इट वाज द फर्स्ट स्टोरी इन ट्रेजर ट्रोव एंड इट वाज लाइक हॉर्स करके दे आया। आई सीरियसली डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट उसमें दे टॉक्ड अबाउट दिस कैटास्ट्रोफिज्म। आई रिमेंबर इट, इट वाज अ वेरी लेंथी स्टोरी बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ओल्ड मैन एंड द हॉर्स, इट वाज लाइक दिस। ICSE वाले स्टूडेंट्स को याद आ रहा होगा। बट ये उसमें कैटास्ट्रोफिज्म की बात करी थी। कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है कि जो है लाइफ जो है वो सडनली डिसअपेयर हो जाती है। मतलब कोई कैटास्ट्रोफिज्म इज लाइक
फ्लड आ गया बहुत तगड़ा वाला, उस फ्लड में सारे बुरे लोग मारे गए और अच्छे लोग बच गए, या फिर ये तो स्टोरी के हिसाब से हो गया। कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है कि कुछ फ्लड वगैरह आया, कुछ अर्थक्वेक आया, सारी की सारी दुनिया झड़ गई, सारी की सारी दुनिया खत्म हो गई, कुछ नहीं होगा दुनिया में, अब वो दुनिया नहीं आएगी। तो ये भी एक थ्योरी दी गई थी, कहते लाइफ जो है वो एक बार नहीं आती है, बहुत बार ही आती है। कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ अर्थक्वेक आ गया है, कुछ भी कैटास्ट्रॉफ बोल देते हैं हम उसे, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, एंड उस प्रॉब्लम के अंडर जो है, उस प्रॉब्लम के अंडर जो है क्या हो जाता है बच्चे, उस प्रॉब्लम के अंडर जो है पूरी दुनिया खत्म हो जाती है एंड फिर एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। तो कहते हैं ऐसा नहीं बोल सकते हो कितनी पुरानी दुनिया है, क्योंकि दुनिया तो बारी बारी आ रही है। ये थ्योरी बट डिस्कार्ड हो, क्योंकि यार ये तो क्लियर है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब भी कुछ होता है तो सारी दुनिया तो कभी भी नहीं खत्म होती। बट ये थ्योरी थी, किसने दी थी? क्यूवियर जी ने। कब दी थी? क्यूवियर जी ने, क्यूवियर जी ने। इसको याद करना है अपने को। फादर सॉरेस जो मैंने आपको स्पेशल क्रिएशन जी का बताया, और कैटास्ट्रोफिज्म में आई टोल्ड यू अबाउट क्यूवियर जी। आपकी बोर्ड्स में तो देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वो पूछेंगे, बट मे बी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे माइट आस्क यू। तो टू बी ऑन द सेफर साइड आई एम टेलिंग यू। तो क्या होता है, लाइफ इज सडनली, या इस छोड़ो, सडनली डिसअपियर्स ड्यू टू कैटास्ट्रॉफ, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ गई, कैटास्ट्रॉफ, एंड फिर दोबारा से लाइफ स्टार्ट होती है एंड इट्स अगेन रिक्रिएटेड। ये थी क्यूवियर जी की थ्योरी, बट ये भी डायरेक्टली तो वो आंसर नहीं कर रही है कैसे लाइफ आई, दैट इज स्टिल नॉट आंसर। अभी आएगा धीरे धीरे, बस पढ़ते चलो। ये थ्योरीज है जो लाइफ के रिलेटेड दी गई थी, है ना। इट्स नॉट एग्जैक्टली कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिलेटेड दी गई थी, बट ये रॉन्ग प्रूव होती जा रही है करके। स्पेशल क्रिएशन वाली भी रॉन्ग प्रूव होगी थी, उसका मैंने आपको रीजन बता दिया। कॉस्मोजोइक वाली में आंसर को अच्छे से नहीं बता रही थी कि लाइफ आई कैसे, कॉस्मोजोइक बोल रहा, पैंसपर्मिया बोल रहा, ये थ्योरी नहीं बता पा रही थी यार लाइफ शुरू कैसे हुई। कैटास्ट्रोफिज्म की बात करें तो इसके भी कुछ एविडेंसेस हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पास में एविडेंसेस है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लाइफ जो है काफी पुरानी है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा कैटास्ट्रॉफ जैसा नहीं हुआ। गिविंग यू 10 सेकेंड्स, राइट इट क्विकली। 3 थ्योरीज बताई मैंने आपको, ये लिखो फिर रिवाइज करवाती हूँ। ओके, थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें क्या बोला गया था कि सारी थ्योरी, सारा जो हमारा ब्रह्मांड है वो किसी और ने नहीं, भगवान जी ने बनाया है। किसने बनाया है बच्चा? भगवान जी ने बनाया है, भगवान जी ने बनाया है। एक सेकेंड, है ना। तो उसमें भी बोला जा रहा था कि एवोल्यूशन तो होता ही नहीं है, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। और इनके सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं, जो भी हमें फादर सॉरेस जी ने पॉइंट बताए थे, सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने फॉसिल्स की स्टडी करके डिस्कार्ड मार दिया। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में जो थ्योरी आई थी, इसको तब तक नोट करिए और साथ साथ सुनते भी जाइए, या सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। उसके बाद में जो थ्योरी आई थी वो ये थी, कॉस्मोजोइक थ्योरी आई थी। कॉस्मोजोइक थ्योरी को हम लोग पैंसपर्मिया वाली थ्योरी भी बोल देते हैं। एंड उसमें क्या हो रहा था, वो जो है लाइफ जो है दूसरे प्लैनेट से आई है स्पोर्ट्स से, बट ये भी एग्जैक्टली आंसर नहीं कर पा रही थी कि लाइफ शुरू कैसे हुई। फिर हमारे पास में आई थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। इसके भी एविडेंसेस हैं कि ये भी थ्योरी जो है बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब हमारे पास में एग्जैक्टली एक बंदा जो है ट्राई मार रहा है कि यार लाइफ आई कैसे, है ना। पहले ने ट्राई करा स्पेशल क्रिएशन, भाई भगवान ने ला दी, भगवान ने ला दी, वो तो नहीं इस बात सही थी और डिस्कार्ड हो गई। ठीक है, बाकी कैटास्ट्रोफिज्म वाली थ्योरी थी और पैंसपर्मिया वाले बताया कि कोई स्पोर्स है, बट डायरेक्टली तो नहीं बताया ना कि लाइफ आई कैसे। कैटास्ट्रोफिज्म वाले में ऐसा जिसकी बात नहीं करी कि लाइफ आई कैसे, उन्होंने एक इतना अलग सा कॉन्सेप्ट बताया। अब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के बारे में। ये जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस थी ना, ये आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ी होगी। नाम तो नहीं ऐसे करके तो नहीं पढ़ी होगी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, बट इसके बारे में तुमने कुछ पढ़ा होगा। इसमें पता क्या था, वॉन हेलमंड जी के बारे में थी ये, मतलब उन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस का मतलब है कि जो लाइफ है वो इनऑर्गेनिक मैटर से आती है, मतलब नो रिप्रोडक्शन, ऐसे ही आ जाती है लाइफ। वाह,
है ना, कुछ रिप्रोडक्शन का झंझट ही नहीं है यार, बस ऐसी आ जाती है लाइफ, ऐसा वो मानते थे। या फिर आप बोल सकते हो स्पॉन्टेनियस जनरेशन होती है, इसका नाम एक और है स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद जनरेशन होती है, कुछ करना नहीं पड़ता है, बस इनऑर्गेनिक से खुद ब खुद चीजें बनती हैं, ऐसा ये मानते थे। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करके बताए, दे गिव एक्सपेरिमेंट्स। हम एक और नाम दे देते हैं ऑटोबायोजेनेसिस, मतलब खुद से बायोटिक चीजें बन रही हैं। ये भी नाम बेटा आपको आइडिया तो होना ही चाहिए, बोर्ड में लिखने के लिए आ जाता तो आप सिंपली ए बायोजेनेसिस लिख के आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपसे एमसीक्यू में वो पूछ लेता है ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शन में लिखा हो सकता है, जैसे अगर मैं पहली थ्योरी की बात करूं उसका तो एक ही नाम है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरी की बात करूं तो कोसमोजोइक लिखा हो सकता है, पैंसपर्मिया भी लिखा हो सकता है उसकी जगह पर, है ना, एक और नाम भी बोल सकते हो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी लिखा हो सकता है। फिर तीसरे वाले में वो कैटास्ट्रॉफिज्म एक ही नाम है, चलो वो तो बढ़िया बात है। अब ये बायोजेनेसिस के जो है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी लिख सकते हैं, ऑटोबायोजेनेसिस भी लिख सकते हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं, आपको अवेयर तो होना चाहिए ना कम से कम। अब ये किसने दी थी, ये थ्योरी किसने दी थी, वोन हेलमोंट जी ने दी थी। अब इन्होंने पता क्या किया था बच्चे, एक दिन ये नदी के किनारे जाके बैठे थे एंड दे वर सिटिंग देयर एंड रात उन्होंने वहां बिताई थी। मॉर्निंग में वो उठे एंड उन्होंने देखा जब सूरज की किरणें आ चुकी थी तो उनकी एकदम से आंख खुली सूरज की किरणों की वजह से। तो जैसे ही वो उठे उन्होंने देखा अरे वहां देखो फ्रॉग, अपने दोस्त को बोलते हैं देखो, वो खुद भी देखते हैं, वो देखो फ्रॉग, वो देखो फिशेस, वो देखो क्रोकोडाइल्स, देखो एकदम से देखो रात में तो नहीं थी, अब दिन में कैसे आ गई फ्रॉग फिशेस क्रोकोडाइल्स। उन्होंने बोला कि देखो ये नॉन लिविंग चीज है, ये सैंड, ये वाटर, इन सबसे क्रोकोडाइल ऑरिजिनेट हो गए, इन सबसे फ्रॉग्स ऑरिजिनेट हो गए, इन सबसे फिशेस ऑरिजिनेट हो गए। बट वो ये नहीं सोचे थे, उनके दिमाग में ये नहीं, और ये काफी पुरानी बात है तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि वो इतना सोचते, है ना। तो ये चीज जो थी उन्होंने मान ली थी, बट वो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो एनिमल्स जो है वो दिन होने की वजह से सूरज से एनर्जी लेने के लिए बाहर आए हैं, वो ऑरिजिनेट ही नहीं हो गए हैं, वो तो पहले से रात को भी थे भाई, समुद्र के अंदर थे वो, बट वो ऊपर सरफेस पे नहीं थे, आपको दिखे नहीं थे, वो नीचे थे, वो पानी के अंदर थे वो। बट अभी वो क्योंकि धूप है, मॉर्निंग का समय है, तो वो सरफेस पे है, फ्रॉग्स भी जो है अपने बरूद से बाहर आ चुके हैं, है ना, क्रोकोडाइल्स बाहर हैं, फिशेस भी ऊपर पानी के तैर रही हैं। तो उन्होंने ये सब चीजें नहीं सोची, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि यहाँ देखो बच्चे तो नहीं, अपने आसपास के लोगों को बोला कि देखो भैया ए पार्टी चीजों से कैसे नॉन लिविंग चीजें बन रही है, नॉन लिविंग माने पानी वगैरह से, सैंड जो उसके आसपास उन सबसे देखो, अरे वो देखो पीछे क्या देखना है भैया, पीछे क्रोकोडाइल, ये रात को नहीं थे, दिन में आए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो पानी ने इनको बनाया है, लैंड ने इनको बनाया, जबकि ऐसा असली में कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट द लैक ऑफ अवेयरनेस एट दैट टाइम। तो उन्होंने ऐसा मान लिया था कि बिना ही रिप्रोडक्शन से चीजें जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट से भी बन सकती हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स का होना जरूरी नहीं है। दिस वाज अ थिंग दे स्टार्टेड बिलीविंग। तो ये चीज जो थी पहली थी, लिख ले life originated from non-living dead decaying matter। आप अकेला ये भी लिखें तो चलेगा, नॉन लिविंग मैटर या फिर एबायोटिक फैक्टर। पहला जिन्होंने एविडेंस दिया था वो था क्या, रिवर नाइल थी बेसिकली। वो वहां पे वो बैठे थे, वहां पे उन्होंने मॉर्निंग में चीज ऑब्जर्व करी थी कि वहां पर क्रोकोडाइल्स थे, फ्रॉग्स थे और भी जो एक्वेटिक होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, वहां पे दिख रहे थे। तो ये उन्होंने एक पहली चीज बताई, लोगों ने नहीं माना, कहते चलो ठीक है एक और चीज करके दिखाता हूँ आपको मैं। भागे, एकदम रेस लगाई उन्होंने, तेज रनिंग की उन्होंने, शर्ट में आ गया पसीना, उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, बीच में उन्होंने क्या रखा, थोड़ा सा गेहूं रख दिया, गेहूं क्या होता है, वीट रख दिया, वीट खाते हो, रोटी, आटा सुना है कभी, आटा, वीट सुना है, वीट ज्योग्राफी की किताब में तो सुना होगा, तुम्हारे वहां नहीं बनता है तो सुना है, कोई बात नहीं सुना तो मान लो। वीट जैसे आपके घर में रोटी वगैरह बनती है तो वो वीट की बन जाती है बहुत सी जगहों पर, हमारे यहाँ तो वीट की बनती है, आपको पता जरूर होगा यार, है ना, इंडिया के लोग ही देख रहे हैं।
आटा, वीट, हाँ उन्होंने उसके दाने जो थे, ग्रेन्स जो थे, वीट ग्रेन्स जो थे शर्ट में रख दिए। एंड 21 दिन के बाद उन्होंने देखा यार चूहे। अब उन्होंने ये नहीं सोचा, तो लोगों देखो 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 मैं तो इसे बंद करके गया था, देखो यहाँ पे चूहे कैसे आ गए। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये चूहों की रिप्रोडक्शन के लिए एक फेवरेबल प्लेस थी, तो वो चूहा और चूही यहाँ पे उन्होंने रिप्रोडक्शन किया एंड उससे जो है उनके बच्चे हो गए 21 दिन में। हो गए, बिल्कुल हो गए। तो देखो उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनके लिए, उनके बच्चों के लिए फेवरेबल प्लेस थी, तो चूहिया ने वहां पे आके अपने बच्चे दे दिए चूहिया ने बेसिकली वहां पे आकर अपने बच्चे दिए ऐसे उनके बच्चों के लिए। इट वाज वार्म एंड यू नो सेफ प्लेस, खाने को भी पूरा था, ग्रेन्स थी ना, यस। तो वहां पे चूहे आ गए थे, तो उन्होंने बोलते देखो ग्रेन शर्ट, मेरी जो स्वेट सोक्ड शर्ट है उसमें से देखो कैसे चूहे निकल आए हैं। तो उन्होंने बोला देखो भैया थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस इसे बोलते हैं। माइस ओरिजिनेटेड फ्रॉम माइस। दूसरी चीज उन्होंने क्या, एक चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, माइस ओरिजिनेटेड फ्रॉम वीट इन स्वेट सॉक्ड शर्ट। पसीने से गिली शर्ट के अंदर वीट जो थे उससे माइस ऑरिजिनेट हो गए। ये थी हमारी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। किसने दी थी? वॉन हेलमंड ने। बट ये थ्योरी भी जो थी डिस्कार्ड कर दी गई थी, ठीक है, ये थ्योरी भी जो थी वो डिस्कार्ड कर दी गई थी। किसने डिस्कार्ड करी थी? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने ये थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस डिस्कार्ड कर दी थी। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने ये थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस डिस्कार्ड कर दी थी। अब ये जो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थी वो किसने दी थी? रेडी, स्पेलेंजी एंड एक तीसरा नाम जो आपको करना है वो ये है लुईस पास्चर। इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किए थे ये प्रूव करने के लिए कि भाई ये बायोजेनेसिस गलत है, बायोजेनेसिस की बात होती है सारी, है ना। तो उन्होंने ऐसा बोला था लाइफ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। समझ आया? लाइफ ऑरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, पहले से जो लाइफ होती है उसे से दूसरी लाइफ बनती है, एक सेल से सेल बनता है ना। तो ये इन्होंने चीज प्रूव करी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम पहला सेल कैसे बना है, जल्दी बताओ ना। बेटा धीरे धीरे समझ आती हैं चीजें, ऐसे नहीं होता है एक दिन में सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। आराम से सुनते चलो बस, आराम से मेरे लेक्चर, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट रेड्डी जी का पढ़ लेते हैं। रेड्डी जी ने क्या किया? रेड्डी जी ने लिया एक बर्तन, उस बर्तन के अंदर उन्होंने क्या रख दिया? कुक्ड मीट। और मीट को इतना कुक कर दिया, इतना कुक कर दिया कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कितना कुक कर दिया मैम? मतलब इतना कुक कर दिया कि उसके अंदर अगर कोई छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे भी ना वो भी मर जाएंगे। तो उनको डाउट था कि मैं यहाँ पे मीट रख दूं, ऊपर इसको ढक भी दूं, और कल को पता चले कि यार, वो मानते थे इस चीज को कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो कल को पता चले कि यार इसके अंदर ऑर्गेनिज्म आ गए, मैं लोगों को कैसे समझाऊंगा कि भैया ये ऑर्गेनिज्म पहले से अंदर थे इसलिए वो आ गए, तो समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने पहले ही इंश्योर करा कि मैं मीट को इतने अच्छे से कुक कर दूं, इतने अच्छे से उसको हीट अप कर दूं, अगर कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म होंगे भी ना तो वो मर जाए। फिर वो हीट अप करने के बाद उन्होंने इसको ढक दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर उन्होंने एक मीट रखा, उसको खुले में रख दिया। ये मीट भी कुक्ड था कि लोगों को ये ना लगे कि आपके तो मीट के अंदर पहले से ही कुछ ऑर्गेनिज्म थे तो आ गए। तो यस, वो चीज था कुक्ड मीट। कुक्ड का मतलब होता है पूरा हीट वीट करके ना रख दिया। कुछ दिनों के बाद क्या देखा, हाउस फ्लाइज यहाँ मंडरा रही थी। मैम आपने कितनी अच्छी हाउस फ्लाइज बनाई है। बेटा मेरे को पता है मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, सरकास्टिक, यस।
अब यहाँ हाउस फ्लाइज, क्योंकि ये कपड़े से ढका हुआ था, पार्चमेंट पेपर से बोलो, बटर पेपर होता है ना, बस वैसे ही समझ लो, ढक रखा था कि हाउस फ्लाइज ऊपर मंडरात रही थी। खुशबू, तुम्हें कभी भी खुशबू आ जाती है ना, उनको भी खुशबू ही आ गई है, बस खुशबू से ही ऊपर मंडरा रही है। अरे मीट है, चलो चलो वहां पे जाके रिप्रोडक्शन करते हैं, मजे आएंगे, खाने को खुला है। तो ये था, पर वो अंदर नहीं आ पा रही थी। तो हमने कुछ दिनों के बाद क्या देखा कि इधर तो कुछ नहीं है, तो खोल के देखा, अंदर कुछ नहीं मिला, कोई लाइफ नहीं मिली। बट यहाँ पर बटरफ्लाइज क्यों बोला यार, हाउस फ्लाइज, यहाँ पर बहुत सारी हाउस फ्लाइज थी यार। और हाउस फ्लाइज ने अपने यहाँ पे अंडे भी दे दिए थे, उससे भी बहुत सारी हाउस फ्लाइज बन गई थी। तो कहते भैया देखो, रेड्डी जी ने बोला भैया देखो, ये बंद था इसमें कुछ नहीं हुआ, ये बंद नहीं था इसमें कुछ हुआ। तो अब यहाँ देखो, ये फ्लाइज जो यहाँ पे ऊपर मंडरा रही है, इसके अंदर आ गई। यहाँ क्यों नहीं अंदर आई, बंद करा था भाई मैंने, बंद किया था। यहाँ मत पूछना कैसे नहीं अंदर आई, इन्होंने अंडे दिए, फिर हाउस फ्लाइज हुई। ऐसे नहीं होता, मीट पड़ा था, मीट से मक्खियां बन गई, कुछ भी बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये उन्होंने चीज को डिस्कार्ड कर दिया था, वॉन हेलमन जी की थ्योरी को, कि भैया ये बायोजेनेसिस जैसे कुछ चीज नहीं है, सब कुछ बायोजेनेसिस ही है। तो रेड्डी जी ने ऐसा प्रूव कर दिया था। स्पेलेंजी जी ने भी सेम ही एक्सपेरिमेंट किया था, बट उन्होंने कुक्ड वेजिटेबल के साथ किया। तो मैं लिख नहीं रही हूँ, स्पेलेंजी नाम याद रखो, और याद रखो कि उन्होंने मीट की जगह यहाँ कुक्ड वेजिटेबल रखी थी। ठीक है जी, ओके जी। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा था, लुईस पास्चर जी का था। लुईस पास्चर जी ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, कौन सा, अरे भैया कौन सा दिया था भैया, सुनो। इन्होंने देखा भैया, देखो मैं ना यहाँ स्वैन नेक्ट का चीज कुछ ले रहा हूं। स्वैन नेक्ट ऊपर से खुली थी, बट यहाँ पे अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो वहां पे आके वो अटक जाएगा, क्योंकि ये बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, सिरप ऑफ शुगर। शुगर क्यों रखा, ताकि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो अट्रैक्ट भी तो होना चाहिए। प्लस यीस्ट, अब बच्चे बोलेंगे मैम यीस्ट रखा तो यीस्ट तो रिप्रोडक्शन करेगा, बेटा किल्ड यीस्ट। तो इन्होंने ये सब चीजें इसके अंदर डाल दी, यीस्ट खाने की भी चीज तो होती है। इसको पूरा हीट अप कर दिया, हीटेड अप, यहाँ लिख देती हूँ यार, सॉरी, हीट अप कर दिया। क्यों हीट अप किया, ताकि इस सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो वो अच्छे तरीके से मर जाए, बचना नहीं चाहिए कोई भी। ये तो लोगों को लगेगा कि भाई साहब देखो, देखा ना इनऑर्गेनिक से चीजें बन गई, मतलब ए बाटी से चीजें बन गई, शुगर और किल्ड यीस्ट तो ए बाटी की है ना। तो कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, अंदर कुछ भी है उसको पहले हटा डालो। तो ये इन्होंने ऐसे कुछ दिन के लिए रखा, और कुछ दिन के लिए इन्होंने ऐसे स्वैन नेक को ऐसे तोड़ दिया एंड नॉर्मली रखा, सेम शुगर सोल्यूशन रखा। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट थी, यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। नो लाइफ आफ्टर फ्यू डेज, लाइफ वॉज प्रेजेंट आफ्टर फ्यू डेज। तो इन्होंने भी ये चीज प्रूव करी कि बाहर से लोग आते हैं अट्रैक्ट होकर शुगर और यीस्ट का सोल्यूशन देकर, चलो यहाँ बच्चे देंगे, अपने बच्चों को खाने को खुला मिलेगा। यहाँ पर नहीं आए, देखो यहाँ पर अंदर से कुछ बना नहीं और बाहर से आने का चांस ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ इतने दिनों के बाद भी। पानी की बोतल बंद करके रखोगे तो अंदर कुछ नहीं होगा, खुली रख दोगे तो मच्छर आ जाएंगे यार। तो वही चीज है यहाँ पर, लुईस पास्चर जी की हमारी ये थ्योरी थी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको एक और थ्योरी पढ़ाऊंगी, जो है ऑपरेट हेल्टन जी की थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है यार, वो अपने को 45 मिनट्स लगेगा उसको समझाने में, हम अच्छे से उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस सेशन, बाय बाय।